आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। पिछली क्लास में हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन दोनों के बारे में बात कर चुके हैं। अब जो ट्रेंड हम लोगों ने देखा था कि ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? घटनी चाहिए, क्योंकि साइज बढ़ जाता है। और जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डेफिनेटली करेक्ट बढ़ जाती है, क्योंकि साइज छोटा हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा एंथैल्पीज को तो बहुत मायनों में तो वो सही रही, लेकिन कहीं कहीं पे गड़बड़ शो कर रही थी। वो गड़बड़ क्यों हो रही थी? वो क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ रही थी, जितनी घटनी चाहिए उतनी नहीं घट रही थी? तो उन फैक्टर्स के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। आप लोग देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे दो ग्राफ बनाए हैं। हालांकि ये ग्राफ मैंने एनर्जी पर्टिकुलर एनर्जी लेके नहीं बनाया, मैंने खाली ट्रेंड शो करने की कोशिश की है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बता रही कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है, इसीलिए मैंने नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं। हम सिर्फ ट्रेंड को डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं, दो ग्राफ बनाए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ लिथियम से शुरू करके हम कहाँ तक पहुंचे हैं? नियोन तक। इसका मतलब अक्रॉस द पीरियड सेकेंड पीरियड के ये एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। इसमें कुछ एनॉमलीज है, डिस्कस करेंगे। ये जो दूसरा ग्राफ मैंने बनाया है ये ग्राफ है, देखो डाउन द ग्रुप। कौन से वाले ग्रुप का? फर्स्ट ग्रुप। कोई दिक्कत नहीं है, आप देखते ही पहचान गए होंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। पहले ग्रुप का ये ग्राफ है। ये एनर्जी लेवल को डिस्कस करेंगे, एक एक करके मैं बताती हूँ। देखते हैं, इस वाले ग्राफ को पहले स्टडी कर लेते हैं। देखो, हम जब कह रहे हैं कि जब लेफ्ट टू राइट मूव करता है तो साइज छोटा होने के कारण एक पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। कोई दिक्कत ना, बढ़ती चली जाती है। सॉरी, देखो लिथियम से ज्यादा हो गई, बेरिलियम की नो डाउट होनी चाहिए थी। लेकिन ये क्या, यहाँ पर बोरोन की एंथैल्पी कम हो गई बेरिलियम से, जबकि बोरोन तो उधर जा रहा है, उस साइड जा रहा है ना। बोरोन से कार्बन की ज्यादा बढ़ी, ठीक है। कार्बन से नाइट्रोजन की ज्यादा बढ़ी, ठीक है। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की फिर से कम हो गई। क्यों कम हो गई? कारण जरूर बताना है। फिर फ्लोरीन की बढ़ी, नियोन की बढ़ी। मतलब देखने में दो जगह हमारे को गड़बड़ नजर आई। दो जगह कहाँ गड़बड़ हो रही है? एक तो बोरोन की जो होनी चाहिए थी एंथैल्पी ज्यादा होना होगी, कम हुई है। एक बार ऑक्सीजन की जो नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए थी नाइट्रोजन से कम है। इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहले तो इन ट्रेंड को डिस्कस करते हैं, फिर हम इस ट्रेंड पे आएंगे। पहली बात, अक्रॉस द पीरियड जो से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उन फैक्टर्स को हम बात कर लेते हैं। वो पहला है, हम यहां लिख देती हूं मैं, अक्रॉस द पीरियड, राइट। फर्स्ट फैक्टर अक्रॉस द पीरियड जो इफेक्ट करता है दैट इज पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट किस चीज का? देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी सारी की सारी कहानी है इलेक्ट्रॉन को जितनी आसानी से रिमूव किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास होगा इतना मुश्किल से रिमूव होगा। अब हमारे पास देखो S P D F, याद है सबशेल्स, इनके अपने अपने ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन S में होगा तो न्यूक्लियस के नजदीक होगा या नहीं होगा? P में होगा, D में होगा। सॉरी, चारों सबशेल के ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा होता है, इनमें होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का पेनिट्रेटिंग इफेक्ट अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा होता है S सबशेल के ऑर्बिटल का, उससे कम P का, फिर D का और सबसे कम F का। अब देखो, अगर सेम शेल के, शेल सेम होना चाहिए, सेकेंड हो, थर्ड हो, जो भी हो, उसमें अगर S और P में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी कि 2S और 2P में अगर मौजूद है इलेक्ट्रॉन, तो 2S की क्योंकि पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, वो न्यूक्लियस के पास नजदीक होगा। देखो इसका एग्जांपल लेते हैं, बेरिलियम और बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक
1s2 2s2 क्योंकि एटॉमिक नंबर इज 4। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। आंसर यही आ गया। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखो, बेरिलियम में कहां पे है? बेरिलियम में है Sa और बोरोन में है P। S क्योंकि न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं है। P क्योंकि न्यूक्लियस से दूर होता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। आसानी से निकल जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन की कम हो जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ पे पहला वाला कॉन्सेप्ट? पहला कॉन्सेप्ट है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ s, p, d एंड f सबशेल्स। राइट, देखो दोनों सेकंड शेल में है 2s 2p, लेकिन सबशेल कौन सा है? इसका f और इसका p। पहली चीज। नाउ सेकंड फैक्टर, अभी हमें एक जगह और जाना है। कहां? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन से अगला, नाइट्रोजन 15 ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन एंथैल्पी कम है। एक और फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड स्टेबिलिटी। कहने का मतलब, फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम डील कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से डील कर रहे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन तो आना ही होगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, देखते हैं। नाइट्रोजन का होता है हमारा 1s2 2s2 एंड 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वेरी नाइस। ऑक्सीजन का क्या होगा? 1s2 2s2 एंड 2p4। देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां है? ये है। यहां पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये है। आपको होपफुली आंसर अभी समझ में आ जाना चाहिए। देखो यहां पे अगर हम p को हम बॉक्स वाला इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन दे तो क्या हो गया? हाफ फिल्ड है। यहां पर अगर हम p की बात करें, हम इनकी बात नहीं कर रहे, हम s की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें भी s की नहीं, हम p की बात कर रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4, which is more stable। हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है, तो स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान नहीं होगा, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो स्टेबल हो जाएगा, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। दैट इज व्हाई नाइट्रोजन के मुकाबले ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। तो ये दोनों के दोनों एक्सेप्शन, देखो एक्सेप्शंस पे वर्कआउट करना है, क्वेश्चंस ही एक्सेप्शन पे बनते हैं। ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गए। अक्रॉस द पीरियड दो फैक्टर काम करते हैं अक्रॉस द पीरियड, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट एंड हाफ फिल्ड फुल फिल्ड स्टेबिलिटी। अब इसको छोड़ करके हम इस वाले ग्राफ की तरफ आते हैं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि अगले वाला भी हम समझ पाए। अब जरा इस ग्राफ को देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? जब हम ऊपर से नीचे आते हैं किसी ग्रुप में तो आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज बढ़ने की वजह से कम हो जाती है। साइज बढ़ा तो मतलब ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, जितना दूर होता चला जाएगा उतना रिमूव करना आसान हो जाएगा। तो ग्रुप फर्स्ट में हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, लिथियम की एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, फिर सोडियम की कम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, होनी चाहिए कम। लेकिन देखो यहाँ पे सोडियम और लिथियम में डिफरेंस कम था, पोटेशियम एकदम से गिर गया, पोटेशियम एकदम से गिर गया। फिर रुबिडियम में जितना चेंज आना चाहिए था उतना नहीं आया, चेंज आया क्योंकि साइज बढ़ा हुआ, लेकिन जितना कम होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, थोड़ी सी कम हुई। तो यहाँ पे भी हम दो एनोमलीज के बारे में बात करेंगे डाउन द ग्रुप। हमारे पास अभी क्या है, हम किसकी बात करेंगे? डाउन द ग्रुप। नीचे आते टाइम कौन से फैक्टर्स हैं? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, दोनों के दोनों फैक्टर्स केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट है कि हर जगह आपको काम आएंगे। ध्यान से पढ़ना इसको। सबसे पहला एक इफेक्ट होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या हम इसको कई जगह शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट कब होता है? जब न्यूक्लियस और
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में p ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। कैसे समझाऊं, मैं कोशिश करती हूँ समझाने की। से फॉर एग्जांपल ये आपका न्यूक्लियस है, राइट, और यहाँ पे जब शेल बन रहे, मैं इसी जनरल सा डायग्राम बना देती हूँ, एग्जैक्ट नहीं बना रही हूँ। मान लो यहाँ पे ये p ऑर्बिटल है, यहाँ पे p शब्द सेल का ऑर्बिटल है, ठीक है, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारा रिमूव होना है यहाँ से, राइट। अब p सब शेल क्योंकि क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है, इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ऐसे ही एक छोटा कमरा है, छोटे कमरे में अगर हम लोगों को 5 लोगों को करना है, बेशक वो लड़ाकू आपस में एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती हो, लेकिन उन 5 के 5 को उसी छोटे कमरे में रहना है, तो उन्हें नजदीक नजदीक रहना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। इसी तरह से p का जो ऑर्बिटल होता है, p का ऑर्बिटल का शेप ये है, p जो ऑर्बिटल है वो साइज में छोटा है, इसके अंदर कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि सब में रिपल्शन है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इनके पास ऑप्शन नहीं है, इस ऑर्बिटल से बाहर नहीं जा सकते, तो वो उसी थोड़े से एरिया में ही रहेंगे, ये यहीं पे कहीं ना कहीं पाए जाएंगे, ठीक है। किसके बीच में, न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रही हूँ। ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्यों बंधा हुआ है, क्योंकि चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखो, अब बीच में अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन देंगे, होगा ही, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज के। रिपल्शन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ होना चाहिए था, इनके नहीं होने पे ये कहाँ चला जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। तो साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। साइज बड़ा हो गया तो न्यूक्लियस से दूर हो गया, दूर हो गया तो इसको रिमूव करना आसान हो गया। यही यहाँ हुआ है। यहाँ लिथियम और सोडियम में दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहे हैं, पोटेशियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में p ऑर्बिटल आ गया। साइज का फर्क क्या पड़ा, जितना साइज होना चाहिए था ये उससे और भी बड़ा हो गया। क्यों, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो साइज बड़ा होने की वजह से एनर्जी धड़ाम से नीचे गिरी, जितनी कम होनी चाहिए थी उससे ज्यादा कम हो गई। नाइस। अब एक और इफेक्ट देख लेते हैं। चलो हम पोटेशियम तक तो आ गए, लेकिन अब पोटेशियम से आगे रुबिडियम में एनर्जी उतनी कम क्यों नहीं हुई, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, सिर्फ p के ही तो ऑर्बिटल नहीं है, हमारे पास तो ऑर्बिटल्स d और f सब शेल के बीच, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं d और f की एंट्री होने लगती है। फोर्थ में d की एंट्री हो जाती है ना, f की, थर्ड में d की एंट्री हो जाती है। अब देखते हैं सेकेंड हमारा क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेम ही होगा, लेकिन अब की बात क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ऑर्बिटल्स आएंगे d और f। चाहे d ऑर्बिटल आ जाओ चाहे f आ जाओ, दीज आर लार्ज एंड डिफ्यूज्ड। क्या है ये, बड़े हैं। आप देखो, एक बहुत बड़ा हॉल है, उसमें 6 लोगों को भर दिया जाए जो जानी दुश्मन है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो क्या करेंगे, एक साथ रहेंगे, अलग अलग कोने में भाग जाएंगे, डेफिनेटली अलग अलग कोने में भाग जाएंगे। इसी तरह से जो d ऑर्बिटल है, मान लो मैं इसकी बात कर लेती हूँ, तो ये साइज में बड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स पाए तो d ऑर्बिटल में जाएंगे, लेकिन साइज बड़ा होने की वजह से इनके पास ऑप्शन है ये दूर दूर चले जाएंगे। दूर चले जाएंगे तो रिपल्शन वेरी नाइस कम हो जाएगा। अब वही वाली बात, अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस ले लेती हूँ, यहाँ पे अगर d ऑर्बिटल आ गया और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये है, तो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अपने आप को दूर दूर ले जाएंगे, क्योंकि इनमें भी तो रिपल्शन है। तो यहाँ पर इसको रिपल्शन कम हो गया, कम हो गया तो अट्रैक्शन बढ़ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ना होकर के बल्कि इसके और नजदीक आ जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। साइज छोटा हो जाएगा तो इसको यहाँ से रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एंथैल्पी पोटेशियम के बाद रुबिडियम की जो कम होनी चाहिए थी उतनी, हालांकि साइज का इफेक्ट तो रहा, रुबिडियम में शेल बढ़ गया उसका इफेक्ट रहा, इसकी वजह से पोटेशियम से थोड़ी तो कम हुई, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जितनी कम होनी चाहिए थी उतनी कम नहीं हुई। सो
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, मुझे तो पर्सनली मेरा ये फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि पूरी की पूरी केमिस्ट्री को इतना आसान बना देता है। अगर आपको मालूम है स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे कैसे इफेक्ट डालता है, सारी केमिस्ट्री आसान हो जाती है। सो इसके साथ कंक्लूड करते हैं। अगले टॉपिक में मैं आप लोगों को फिर से मिलूंगी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लेकर के, लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर लेकर के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, कीप स्टडिंग।